Hello everyone, myself Dr. Noorjahan. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। आज की क्लास में मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। इस टॉपिक पर इस बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं तक कंप्लीट किया और उसके बाद जब हमारी दोनों दृष्टिकोण पूर्ण हो जाते हैं तो इन दोनों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने 6 अंतर इन दोनों दृष्टिकोणों के मध्य आपके सामने लिखे गए हैं। जैसा कि फर्स्ट है विशेष क्षेत्र संबंधी अंतर। अगर आपको याद आता है तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में मैंने आपको बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो राज्य के अध्ययन के रूप में राज्य के विभिन्न कालखंडों में किए गए अध्ययन को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और सरकार का गठन, सरकार का स्वभाव, सरकार के अंग आदि आदि पर वो चर्चा करता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीति विज्ञान की संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ उनकी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। यानी ये संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं वो इस दृष्टिकोण को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में राजनीतिक दल, दबाव समूह व अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का भी हमारे सामने वर्णन करता है। अतः ये स्पष्ट है कि विशेष क्षेत्र संबंधी अंतर दोनों दृष्टिकोणों के मध्य पाया गया है। इसमें मैं दूसरे बिंदु पर आना चाहूँगी, वो है प्रकृति संबंधी अंतर। प्रकृति संबंधी अंतर से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो कल्पना आदर्श पर आधारित रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो दार्शनिक स्थितियों को अधिक इंगित करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मैं सिंपल अर्थ में बता दूं कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो आदर्शवादी है, वो केवल कल्पना आदर्श पर आधारित है, इसलिए हम उसे दार्शनिकता के ज़्यादा नज़दीक कहते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं पर अपना जो दृष्टिकोण रखता है उसमें क्रमबद्धता, कार्य कारण से संबंध स्थापित करना, भविष्यवाणी करना, उसमें पर्यवेक्षण करने की क्षमता आदि बातों का अध्ययन करता है, इसलिए वो वैज्ञानिक अधिक है। तो प्रकृति में आप लिख सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण दार्शनिक प्रकृति का है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रकृति का है। ठीक, इसमें तीसरा बिंदु जो हमारा आता है वो अध्ययन पद्धतियों के संबंध में आता है। मैंने परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धति आपको बताई वो दार्शनिक पद्धति है, दार्शनिक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है और विधि पद्धति है। यानी इसमें जो भी पद्धतियाँ काम में ली गई थी उनका संबंध केवल दर्शन से है और वर्णन से है। जबकि आधुनिक राजशास्त्रियों ने जो अध्ययन किया उसमें समाज वैज्ञानिक पद्धति को काम में लिया, उन्होंने मनोवैज्ञानिक पद्धति को काम में लिया, उन्होंने व्यवहारवादी पद्धति को काम में लिया, अंतर अनुशासनात्मक पद्धति को काम में लिया। अतः अध्ययन पद्धतियों को लेकर दोनों दृष्टिकोणों में अंतर है। इसमें जो चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है वो मूल्यों के संबंध में अंतर। मूल्यों के संबंध में अंतर से यहाँ तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान के क्लासिकल अप्रोच में जितने भी राज्य वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए उनका अध्ययन जो था वो मूल्य युक्त था, अर्थात उन्होंने जो भी पुस्तकों का निर्माण किया, जो भी अध्ययन किए
उस अध्ययन में उनके निजी मूल्यों को, उनके निजी आदर्शों को सम्मिलित किया गया है। जबकि आधुनिक राजशास्त्रियों ने जो भी अध्ययन किए हैं उसमें उनके निजी मूल्यों को, निजी आदर्शों को उस अध्ययन से अलग रखा गया है। अर्थात दोनों दृष्टिकोणों में मूल्यों से संबंधित अंतर नजर आता है। मैं इसमें 5वीं बात आपके सामने रखना चाहूँगी, वो है परिभाषा के संबंध में अंतर। परिभाषा के संबंध में अंतर से तात्पर्य है कि परंपरागत दृष्टिकोण में राजशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसमें राजनीतिक संस्थाओं और राज्य जैसे शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। जबकि आधुनिक राजशास्त्रियों ने जिन परिभाषाओं का उपयोग किया है उसमें सरकारी संस्थाओं के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं, तालिकाओं, गणितीय फॉर्मूलों, ग्राफ आदि का उपयोग भी उसमें मिलता है। अर्थात परिभाषा के संबंध में दोनों में अंतर पाया गया है। इसमें लास्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है उद्देश्य संबंधी अंतर। उद्देश्य संबंधी अंतर से तात्पर्य कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो उसका उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने का प्रयास था। अर्थात वो पूरे समय तक यही बताने में कामयाब रहा कि क्या होना चाहिए। जबकि आधुनिक राजशास्त्रियों ने वर्तमान परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया है और उन्हीं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे बेटर किया जा सकता है, इस पर उन्होंने नज़र डाली है। अतः उद्देश्य में कहा जा सकता है कि परंपरागत राजशास्त्रियों का उद्देश्य मनुष्य को सद्जीवन देना था, श्रेष्ठतम जीवन देना चाहते थे। जबकि आधुनिक राजशास्त्री जो हैं वो व्यक्ति के आज के जीवन के अध्ययन के आधार पर उन्हें भविष्य में उसे कैसा बेहतर बनाया जा सकता है, इन बातों का उन्होंने अध्ययन किया है। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण केवल भविष्य का ही अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वर्तमान और भविष्य तथा भूत के अनुभवों को भी देखता है। अतः ये 6 बिंदु जो हैं वो राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतरों को स्पष्ट करते हैं। यहाँ बच्चों समाप्त हो जाता है हमारा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। अब इसमें अगले क्रम में हम करेंगे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, यानी राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। जब हमने परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण किया तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि परंपरागत दृष्टिकोण के नॉर्म्स स्टडीज़ के अलग थे और आधुनिक दृष्टिकोण के नॉर्म्स बिल्कुल अलग रहे हैं। इन्हीं का एक मिला जुला स्वरूप जो हम हैं वो एक साथ पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत, स्कोप के अंतर्गत। देखिए कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थितियाँ आई वो वास्तव में बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाली थी और नई थी। इसी के संयुक्त तत्वाधान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही 1948 में यूनेस्को में राजशास्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में बहुत विचार मंथन हुआ और विचार मंथन के बाद कुछ निष्कर्ष सामने आए जो स्क्रीन पर 4 भागों के रूप में आप देख ही रहे हैं। इसमें जो मुख्य बात ये थी कि इसके अंतर्गत अब वो सारी बातें समाप्त करनी थी जो परंपरागत में भी हो और आधुनिक में भी हो। तो ये 4 बिंदु जो आप देख रहे हैं इसमें हम परंपरागत और आधुनिक अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं, हम इसको कंबाइंड वे में देख रहे हैं ताकि इस क्षेत्र को पूरे ऑल ओवर एक करके पढ़ा जा सके। इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप जो क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, उन 4 भागों में देखो उन्होंने पहला भाग लिया राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। अब इसमें उन्होंने किन बातों को रखा
इसमें इतिहास यानी राजनीति विज्ञान का जितना भी इतिहास है और उस इतिहास से संबंधित जितने भी विचार हैं, विचारधाराएं हैं, दृष्टिकोण है, वो सारे इसके अंतर्गत रखे गए। यानी जितना भी बैकग्राउंड हमारा है राजनीति विज्ञान का, वो सारा हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उस सिद्धांत से संबंधित जो विभिन्न विचारक रहे हैं, उनके जो विचार रहे हैं या उनकी जो विचारधाराएं रही हैं, वो हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये पूरा पोर्शन कवर हो जाता है कि राजनीति विज्ञान का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने किस किस को लिया है? संविधान को ले लिया, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों को ले लिया, प्रशासन को ले लिया और तुलनात्मक जो संस्थाएं थी वो सारी ले ली। अब यहाँ जो विचार है वो ये नहीं है कि हम केवल यूरोपियन या यूनान के नगर राज्यों का ही अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल एस्पेक्ट हमारा बदल जाता है कि यहाँ राजनीतिक संस्थाओं में वो सारी बातें सम्मिलित हैं जो हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते रहे हैं। इसमें संविधान जो है, संविधानों का स्वरूप भी बहुत तरह का है, जैसा कि कठोर संविधान है, लचीला संविधान है, बीच का संविधान है, यानी कठोर और नम्र दोनों, है ना। अब राष्ट्रीय बहुत सारे देश ऐसे हैं केवल वहाँ राष्ट्रीय स्तर की ही सरकारें होती हैं, बहुत से देश होते हैं ऐसे होते हैं जहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की ही सरकारें होती हैं, और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं। तो ये जितने भी वर्ल्ड वाइड जो व्यवस्थाएं हैं उन सारी बातों का अध्ययन हम करेंगे। और उसको नाम क्या दिया गया? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल, रीजनल एवं लोकल स्तर की गवर्नमेंट्स हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है और कंपैरेटिव इंस्टीट्यूशंस जितनी भी हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ों को राजनीतिक सिद्धांत के कॉलम में रखा गया। ठीक, इसी क्रम में अगली बात हमारी आती है वो है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल, समूह, समुदाय, ये बहुत सारे राजनीतिक दल भी कई तरह के हैं, जैसे एक राजनीतिक दल, द्विराजनीतिक दल और बहुदलीय, है ना। और समूह में आपके गैर सरकारी संस्थान भी आ जाते हैं, आपके इसमें गैर सरकारी संस्थान आ जाते हैं और दबाव समूह आ जाते हैं, लॉबीज आ जाती है। ये इन सारी बातों का जो अध्ययन किया जाता है वो एक कॉलम, एक क्रम उन्होंने दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी। इसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का जो समूह, समुदाय, दल हैं उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसी क्रम में आप देख रहे हैं एक अंतिम बिंदु, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है और इस पार्ट में उन्होंने क्या, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, आपकी डिप्लोमेसी आदि, इन सारी बातों को वो इसमें हमें पढ़ने को मिलता है। अतः राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए राष्ट्र किस तरह से राजनीति को अपनाते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं, युद्धों को कैसे टाला जाता है, युद्धों के नियम क्या होते हैं, राष्ट्रों के मध्य शांति निशस्त्रीकरण बना रहे इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, युद्धों में ज़्यादा मानव हानि को रोकने के लिए क्या किया जाए, जो तटस्थ देश हैं उनके क्या अधिकार हो सकते हैं, राजनयिकों को क्या विशेषाधिकार उन्मुक्तियाँ दी जाती हैं, उनके अपने उनके जो राजनयिक हैं उनके अपने क्या विशेषाधिकार उन्मुक्तियाँ हैं। इन सारी बातों को विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संधियाँ किस तरह से होते हैं, राष्ट्रों के मध्य जो आपराधिक व्यक्ति होते हैं उनका प्रत्यार्पण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है वो एक बेसिकली 4th नंबर जो पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें किया जाता है। अतः ये बात स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इन 4 बातों को हमने लिया है। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में अगली बात करेंगे। धन्यवाद।